नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही असाधारण और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। कल्पना कीजिए कि आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे जटिल और सबसे अद्भुत सुपर कंप्यूटर दिया गया है, लेकिन उसके साथ कोई निर्देश पुस्तिका यानी इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं दिया गया। आप उसका उपयोग तो करेंगे, लेकिन शायद उसकी 1% क्षमता का भी नहीं। आप नहीं जानते कि उसे बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए उसे किस तरह के ईंधन की जरूरत है, वो कब सबसे अच्छा काम करता है, या कौन सी चीजें उसके प्रदर्शन को खराब करती हैं। वो सुपर कंप्यूटर आपके कंधों के ऊपर मौजूद है, वो आपका अपना मस्तिष्क है। हम में से ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन इसी सुपर कंप्यूटर के साथ बिता देते हैं, बिना ये समझे कि ये काम कैसे करता है। हम अपने मस्तिष्क से असाधारण प्रदर्शन की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन हम उसके प्राकृतिक नियमों के खिलाफ जाकर उसे चलाने की कोशिश करते हैं, और फिर हम आश्चर्य करते हैं कि हम थका हुआ, तनावग्रस्त और भुलक्कड़ क्यों महसूस करते हैं। आज हम उसी खोई हुई निर्देश पुस्तिका को खोजने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आणविक जीव विज्ञानी डॉक्टर जॉन मदीना की विश्व प्रसिद्ध किताब ब्रेन रूल्स यानी मस्तिष्क के नियम के बारे में। ये किताब कोई भारी भरकम वैज्ञानिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये दशकों के तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस के शोध पर आधारित 12 सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक नियमों का एक संग्रह है। ये 12 नियम हमें बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क वास्तव में कैसे काम करता है और कैसे हम इन नियमों को समझकर अपने सीखने, काम करने और जीने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। ये वीडियो इस किताब का एक बहुत ही विस्तृत और गहन विश्लेषण होगा। हम हर एक नियम को परत दर परत खोलेंगे, उसके पीछे के विज्ञान को सरल भाषा में समझेंगे, और ये भी जानेंगे कि आप इन नियमों को अपनी पढ़ाई, अपने दफ्तर और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। ये एक लंबी चर्चा होगी, क्योंकि हम आपके सुपर कंप्यूटर के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप अपने मस्तिष्क की पूरी क्षमता को खोलना चाहते हैं और एक अधिक कुशल, रचनात्मक और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलिए। अध्याय 1, मस्तिष्क के 12 नियम। डॉक्टर मदीना ने मस्तिष्क के कामकाज को 12 मुख्य नियमों में बांटा है। हम एक एक करके हर नियम पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नियम 1, व्यायाम आपके मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है। पहला नियम हमारे शरीर और मस्तिष्क के संबंध के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क दो अलग अलग चीजें हैं। हम सोचते हैं कि व्यायाम केवल शरीर के लिए होता है और पढ़ाई या सोचना मस्तिष्क के लिए, लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि ये बिल्कुल गलत है। हमारा मस्तिष्क किसी भी अन्य अंग की तरह ही हमारे शरीर का एक हिस्सा है, और उसे स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक गतिविधि की उतनी ही आवश्यकता है जितनी हमारे दिल या फेफड़ों को। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ रक्त प्रवाह आपके मस्तिष्क तक अधिक ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाता है, जो आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए मुख्य ईंधन का काम करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। व्यायाम करने से हमारा शरीर एक बहुत ही चमत्कारी प्रोटीन का उत्पादन करता है, जिसे BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहा जाता है। डॉक्टर मदीना इसे मस्तिष्क के लिए चमत्कारिक खाद कहते हैं। ये प्रोटीन नई मस्तिष्क कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, मौजूदा कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है और कोशिकाओं के बीच के संबंध को मजबूत करता है। यानी व्यायाम आपके मस्तिष्क को सीखने और याद रखने के लिए अधिक सक्षम बनाता है। हमारे पूर्वज दिन में 10 से 20 किलोमीटर तक चलते थे। उनका शरीर और मस्तिष्क इसी तरह के जीवन के लिए विकसित हुआ था। आज हम अपना अधिकांश दिन कुर्सियों पर बैठकर बिताते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के लिए एक बहुत ही अप्राकृतिक अवस्था है। तो आप इस नियम का उपयोग कैसे कर सकते हैं? आपको एक एथलीट बनने की जरूरत नहीं है। शोध से पता चलता है कि हर दिन केवल 30 मिनट की सामान्य एरोबिक गतिविधि, जैसे तेज चलना, आपके संज्ञानात्मक कार्यों में भारी सुधार ला सकती है। आप अपने दफ्तर में पैदल बैठकें यानी वॉकिंग मीटिंग्स कर सकते हैं। आप हर घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लेकर थोड़ा टहल सकते हैं। अपने जीवन में शारीरिक गतिविधि को शामिल करना आपके मस्तिष्क के लिए किया गया सबसे अच्छा निवेश हो सकता है। नियम 2, हमारा मस्तिष्क अस्तित्व के लिए विकसित हुआ है। दूसरा नियम हमें हमारे विकासवादी इतिहास की याद दिलाता है। हमारा मस्तिष्क वातानुकूलित कमरों, कंप्यूटर स्क्रीन और स्प्रेडशीट के लिए नहीं बना है। हमारा मस्तिष्क अफ्रीका के सवाना के मैदानों में एक अत्यंत गतिशील और खतरनाक वातावरण में जीवित रहने के लिए विकसित हुआ है। हमारे पूर्वजों को हर दिन कई समस्याओं का समाधान करना पड़ता था, जैसे भोजन कैसे खोजें, शिकारियों से कैसे बचें और बदलते मौसम का सामना कैसे करें। उनका मस्तिष्क एक अविश्वसनीय समस्या समाधान मशीन के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने प्रतीकों का उपयोग करके संवाद करना सीखा, एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखा और अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना सीखा।
ये नियम हमें ये बताता है कि हमारा मस्तिष्क सैद्धांतिक ज्ञान को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करने के बजाय व्यावहारिक समस्याओं को सक्रिय रूप से हल करते समय सबसे अच्छा सीखता है। आज हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारे दफ्तरों का ढांचा इसके बिल्कुल विपरीत है। हम घंटों तक बैठकर निष्क्रिय रूप से जानकारी सुनते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत उबाऊ और अप्राकृतिक है। इस नियम को लागू करने के लिए हमें अपने सीखने और काम करने के तरीकों में बदलाव लाना होगा। हमें समस्या आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। हमें ऐसे कार्यस्थल बनाने होंगे जहां सहयोग और रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया जाए। हमें ये समझना होगा कि हमारा मस्तिष्क एक जीवित और जिज्ञासु अंग है, न कि एक खाली बर्तन जिसे केवल जानकारी से भरना है। नियम 3, हर मस्तिष्क की वायरिंग अलग होती है। हम ये जानते हैं कि हर व्यक्ति का चेहरा और उंगलियों के निशान अलग होते हैं, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति के मस्तिष्क की आंतरिक वायरिंग भी पूरी तरह से अनूठी होती है। आपके जीवन के अनुभव, आपकी शिक्षा और यहां तक कि आपने जो कुछ भी सीखा है, वो सब आपके मस्तिष्क के कनेक्शन को एक अनूठे तरीके से आकार देता है। इसका मतलब यह है कि एक ही आकार सभी पर फिट नहीं होता है। जो सीखने का तरीका एक व्यक्ति के लिए काम करता है, वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी काम करे। फिर भी हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारे दफ्तरों में हम अक्सर सभी को एक ही तरीके से सिखाने और काम करने के लिए मजबूर करते हैं। इस नियम का सम्मान करने का मतलब है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना और उन्हें महत्व देना। शिक्षकों को छात्रों को अलग अलग तरीकों से सीखने का अवसर देना चाहिए। प्रबंधकों को अपनी टीम के सदस्यों को उनकी ताकत के अनुसार कार्य सौंपने चाहिए। हमें ये समझना होगा कि विविधता केवल एक सामाजिक आदर्श नहीं है, ये एक जैविक वास्तविकता है। जब हम लोगों को उनके मस्तिष्क की प्राकृतिक वायरिंग के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता देते हैं, तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। नियम 4, हम उबाऊ चीजों पर ध्यान नहीं देते। हमारा मस्तिष्क ध्यान देने के मामले में बहुत चयनात्मक है। हर सेकंड हमारे ऊपर लाखों सूचनाओं की बमबारी होती है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उनमें से केवल कुछ चुनिंदा चीजों पर ही ध्यान केंद्रित करता है। तो ये कैसे तय करता है कि किस पर ध्यान देना है और किसे अनदेखा करना है? उत्तर सरल है, हमारा मस्तिष्क उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण या दिलचस्प हों। और किसी भी जानकारी को दिलचस्प बनाने के लिए दो सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं, भावनाएं और अर्थ। जब कोई जानकारी किसी भावना से जुड़ी होती है, तो हमारा मस्तिष्क उस पर तुरंत ध्यान देता है। भावनाएं एक चिपचिपे गोंद की तरह काम करती हैं, जो जानकारी को हमारी स्मृति में चिपका देती हैं। आपको शायद याद नहीं होगा कि आपने पिछले मंगलवार को दोपहर के भोजन में क्या खाया था, लेकिन आपको अपने जीवन का सबसे खुशी का या सबसे दुख का दिन बहुत स्पष्ट रूप से याद होगा। इसी तरह जब हम किसी जानकारी का अर्थ और संदर्भ समझते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाता है। हमें बड़ी तस्वीर दिखाना महत्वपूर्ण है। इस नियम का उपयोग करने के लिए हमें जानकारी को और अधिक आकर्षक बनाना होगा। शिक्षकों को अपनी कक्षाओं में कहानियों, हास्य और भावनाओं का उपयोग करना चाहिए। प्रस्तुतकर्ताओं को अपने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हमेशा ये पूछना चाहिए, ये जानकारी मेरे श्रोताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? डॉक्टर मदीना ये भी बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क लगभग 10 मिनट के बाद किसी भी विषय पर ध्यान खोने लगता है। इसलिए हर 10 मिनट में विषय को बदलने या कुछ नया और आकर्षक प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, ताकि दर्शकों का ध्यान बना रहे। नियम 5 और 6, याद रखने के लिए दोहराएं और दोहराने के लिए याद रखें। ये दोनों नियम हमारी स्मृति यानी मेमोरी के कामकाज से संबंधित हैं। नियम 5 अल्पकालिक स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में है, और नियम 6 दीर्घकालिक स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में है। हमारी अल्पकालिक स्मृति बहुत सीमित होती है। हम एक बार में लगभग 7 सूचनाओं के टुकड़े ही याद रख सकते हैं, और वो भी केवल कुछ सेकंड के लिए। यदि आप चाहते हैं कि कोई जानकारी आपकी अल्पकालिक स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति में जाए, तो आपको उसे दोहराना होगा। लेकिन दोहराव का मतलब केवल रटना नहीं है। सबसे प्रभावी दोहराव वो होता है जिसमें समय के साथ अंतराल बढ़ता जाता है, जिसे स्पेस्ड रेपिटेशन कहा जाता है। यानी आप किसी जानकारी को याद करने के तुरंत बाद दोहराते हैं, फिर कुछ घंटों बाद, फिर अगले दिन और फिर कुछ दिनों बाद। ये प्रक्रिया आपके मस्तिष्क को यह संकेत देती है कि ये जानकारी महत्वपूर्ण है और इसे सहेजा जाना चाहिए। नियम 6 हमें बताता है कि दीर्घकालिक स्मृति कैसे काम करती है। जब कोई नई जानकारी हमारे मस्तिष्क में आती है, तो वो पहले हिप्पोकैम्पस नामक एक क्षेत्र में अस्थायी रूप से संग्रहित होती है। फिर समय के साथ, विशेष रूप से नींद के दौरान, ये जानकारी धीरे धीरे कॉर्टेक्स में स्थानांतरित हो जाती है, जहां ये स्थायी रूप से संग्रहित होती है। इस प्रक्रिया को कंसोलिडेशन कहते हैं। अपनी स्मृति को बेहतर बनाने के लिए आपको जानकारी को सक्रिय रूप से दोहराना होगा और उसे मौजूदा ज्ञान के साथ जोड़ना होगा।
नई जानकारी को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसे अपने शब्दों में किसी और को समझाएं। नियम 7, अच्छी तरह सोएं, अच्छी तरह सोचें। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो नींद को अक्सर कमजोरी या समय की बर्बादी के रूप में देखती है, लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि नींद हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य और कामकाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा मस्तिष्क बहुत सक्रिय होता है। नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क दिन भर की यादों को समेकित यानी कंसोलिडेट करता है, जैसा कि हमने पिछले नियम में चर्चा की। यह अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। यदि आप कुछ नया सीखते हैं और उस रात अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आपकी उस जानकारी को भूलने की संभावना बहुत अधिक होती है। नींद हमारे मस्तिष्क के लिए एक सफाई कर्मचारी की तरह भी काम करती है। दिन भर की मानसिक गतिविधियों से हमारे मस्तिष्क में जो विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं, नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क उन्हें साफ करता है। नींद की कमी का हमारे ध्यान, हमारी समस्या को सुलझाने की क्षमता, हमारी रचनात्मकता और हमारे मूड पर बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। दोपहर में एक छोटी सी झपकी भी आपके मस्तिष्क के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है। इसलिए अपनी नींद को प्राथमिकता बनाएं। यह आपके मस्तिष्क के लिए एक अनिवार्य रखरखाव कार्य है। नियम 8, तनावग्रस्त मस्तिष्क समान रूप से नहीं सीखते। हमारा शरीर और मस्तिष्क तनाव से निपटने के लिए बने हैं। एक छोटी अवधि का तनाव, जैसे कि किसी परीक्षा से ठीक पहले का तनाव, वास्तव में हमारे प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है। यह हमारे शरीर में एड्रेनालाइन जारी करता है जो हमें सतर्क और केंद्रित बनाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब तनाव दीर्घकालिक या पुराना हो जाता है। लंबे समय तक रहने वाला तनाव हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन का स्तर बढ़ा देता है। कॉर्टिसोल की अधिक मात्रा हमारे मस्तिष्क के लिए, विशेष रूप से हमारे हिप्पोकैम्पस के लिए, जो सीखने और स्मृति का केंद्र है, अत्यंत विषैली होती है। पुराना तनाव हमारी मस्तिष्क की कोशिकाओं को मार सकता है, नई कोशिकाओं के निर्माण को रोक सकता है और हमारी याद रखने और सीखने की क्षमता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। एक तनावपूर्ण घर या कार्यस्थल का वातावरण सीखने और उत्पादकता के लिए बहुत हानिकारक है। हमें ऐसे वातावरण बनाने की आवश्यकता है जहां लोग मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित महसूस करें। अपने जीवन में तनाव को प्रबंधित करना सीखना, जैसे कि व्यायाम, ध्यान या सामाजिक समर्थन के माध्यम से, आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। नियम 9, अधिक इंद्रियों को उत्तेजित करें। हमारा मस्तिष्क जानकारी को अलग अलग खानों में संग्रहीत नहीं करता है। यह एक साथ काम करने वाली हमारी सभी इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को एकीकृत करके दुनिया का एक समग्र अनुभव बनाता है। हम जितना अधिक इंद्रियों का उपयोग करके कुछ सीखते हैं, हमारी स्मृति उतनी ही मजबूत और अधिक विश्वसनीय होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप कॉफी के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप एक किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप कॉफी बीन्स को देखते हैं, उन्हें सूंघते हैं, उन्हें पीसने की आवाज सुनते हैं और फिर ताजी बनी कॉफी का स्वाद लेते हैं, तो वो अनुभव आपके मस्तिष्क में बहुत गहराई से अंकित हो जाएगा। कक्षाओं और कार्यस्थलों में हमें बहुसंवेदी अनुभव बनाने का प्रयास करना चाहिए। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए केवल पाठ या भाषण का उपयोग करने के बजाय हमें चित्र, वीडियो, संगीत और यहां तक कि गंध का भी उपयोग करना चाहिए। सीखने का वातावरण जितना समृद्ध और संवेदी रूप से आकर्षक होगा, सीखना उतना ही प्रभावी होगा। नियम 10, दृष्टि अन्य सभी इंद्रियों पर भारी पड़ती है। हमारे सभी इंद्रियों में से दृष्टि सबसे शक्तिशाली और प्रमुख है। हमारे मस्तिष्क का लगभग आधा हिस्सा सीधे या परोक्ष रूप से दृश्य जानकारी को संसाधित करने में लगा हुआ है। हम अविश्वसनीय रूप से दृश्य प्राणी हैं। पाठ की तुलना में चित्र हमारे मस्तिष्क द्वारा बहुत अधिक कुशलता से संसाधित होते हैं। यदि आप कोई जानकारी सुनते हैं तो 3 दिन बाद आपको उसका केवल 10% हिस्सा ही याद रहने की संभावना है। लेकिन यदि आप उस जानकारी के साथ एक प्रासंगिक चित्र देखते हैं तो आपको उसका 65% तक याद रह सकता है। इस नियम का सीधा सा अर्थ है, शब्दों से अधिक चित्रों का उपयोग करें। अपनी प्रस्तुतियों को पाठ से भरने के बजाय शक्तिशाली और प्रासंगिक छवियों का उपयोग करें। जटिल जानकारी को समझाने के लिए आरेखों और ग्राफ का उपयोग करें। सीखना और संवाद करना तब बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है जब हम अपने मस्तिष्क की इस दृश्य प्रधानता का सम्मान करते हैं। नियम 11, पुरुष और महिला के मस्तिष्क अलग होते हैं। ये एक संवेदनशील विषय है, लेकिन डॉक्टर मदीना वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर बताते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के मस्तिष्क की वायरिंग में कुछ सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण संरचनात्मक और कार्यात्मक अंतर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बेहतर है या दूसरा कमजोर। इसका सीधा सा मतलब है कि वे जानकारी को थोड़ा अलग तरीके से संसाधित करते हैं, विशेष रूप से भावनाओं और तनाव की स्थिति में।
उदाहरण के लिए, महिलाएं भावनात्मक घटनाओं के विवरण को पुरुषों की तुलना में अधिक याद रखने की प्रवृत्ति रखती हैं। तनाव की स्थिति में पुरुष अक्सर समस्या के सार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि महिलाएं भावनात्मक विवरणों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। इन अंतरों को समझने से हमें एक दूसरे के साथ बेहतर संवाद करने और सहयोग करने में मदद मिल सकती है। हमें इन विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें एक ताकत के रूप में देखना चाहिए, न कि एक कमजोरी के रूप में। नियम 12, हम शक्तिशाली और प्राकृतिक खोजकर्ता हैं। अंतिम नियम हमें हमारी सबसे मौलिक प्रवृत्तियों में से एक की याद दिलाता है, अन्वेषण यानी खोज करने की प्रवृत्ति। हम जन्म से ही वैज्ञानिक होते हैं। एक छोटा बच्चा दुनिया को कैसे सीखता है? वो अवलोकन करता है, वो परिकल्पना बनाता है, वो प्रयोग करता है और वो निष्कर्ष निकालता है। वो चीजों को छूता है, उन्हें चखता है और देखता है कि क्या होता है। यह सक्रिय खोज की प्रक्रिया सीखने का सबसे प्राकृतिक और शक्तिशाली तरीका है। दुर्भाग्य से जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली अक्सर हमारी इस प्राकृतिक जिज्ञासा को दबा देती है। हमें प्रयोग करने के बजाय तथ्यों को याद रखने के लिए कहा जाता है। हमें अपने भीतर के उस खोजकर्ता को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है। हमें आजीवन सीखने वाले बनना होगा। हमें प्रश्न पूछने, नई चीजें आजमाने और गलतियां करने से नहीं डरना चाहिए। गूगल जैसे कुछ सबसे नवीन कंपनियां अपने कर्मचारियों को उनके समय का एक हिस्सा अपनी रुचि की परियोजनाओं पर काम करने के लिए देती हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सबसे बड़ी खोजें अक्सर इसी तरह की स्वतंत्र खोज से होती हैं। निष्कर्ष, अपने सुपर कंप्यूटर का सम्मान करें। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर जॉन मदीना के 12 ब्रेन रूल्स। हमने देखा कि कैसे व्यायाम, नींद और तनाव प्रबंधन हमारे मस्तिष्क के हार्डवेयर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हमने सीखा कि कैसे भावनाएं, दोहराव और बहुसंवेदी अनुभव हमारे सीखने के सॉफ्टवेयर को अनुकूलित करते हैं। और हमने महसूस किया कि हम सब अनूठे और जिज्ञासु प्राणी हैं, जिन्हें अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अनुसार जीने और सीखने की जरूरत है। इस किताब का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमारा मस्तिष्क लाखों वर्षों के विकास का एक अद्भुत उत्पाद है। हमें इसके खिलाफ काम करने के बजाय इसके साथ काम करना सीखना चाहिए। जब हम इन सरल नियमों को समझते हैं और उन्हें अपने जीवन, अपने स्कूलों और अपने कार्यस्थलों में लागू करते हैं, तो हम न केवल अधिक उत्पादक और सफल हो सकते हैं, बल्कि अधिक खुश और स्वस्थ भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप सभी 12 नियमों को एक साथ लागू करने की कोशिश करें। यह आपके मस्तिष्क के लिए बहुत अधिक जानकारी होगी। इसके बजाय केवल एक नियम चुनें जो आपको सबसे अधिक प्रभावित किया हो। शायद आप इस हफ्ते हर दिन 30 मिनट टहलने का फैसला करें, या शायद आप रात में 30 मिनट पहले सोने का संकल्प लें, या हो सकता है कि आप अपनी अगली प्रस्तुति में पाठ से अधिक चित्रों का उपयोग करने का निर्णय लें। एक छोटा सा बदलाव कीजिए, एक नियम को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कि आपका मस्तिष्क आपको कैसे धन्यवाद देता है। जब आप अपने सुपर कंप्यूटर का सम्मान करना शुरू करते हैं, तो वो आपको ऐसे परिणाम देगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी था तो कृपया इसे लाइक करें और उन सभी के साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं। धन्यवाद।